तो गाइस हम लोग पहले अभी शुरू करते हैं अबाउट एसे नंबर 705। आपको मालूम है 705 का नाम क्या है? आता है बुक में, और आप मेरे साथ एक बार उस एसे 705 का नाम पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है एसे 705? मॉडिफिकेशंस टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। वापस एक बार ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये हेडिंग इस स्टैंडर्ड का आपको उसके अंदर क्या क्या चीजें लिखी हुई है ना, ये आपको समझाने में बहुत मदद करेगा। ऐसे 705 किसके बारे में बात करता है? मॉडिफिकेशंस टू द ओपिनियन फॉर्म्ड इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। अब आपको मालूम होगा दोस्तों, जब हम लोग बात कर रहे थे ना कल इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट की, ऐसा टाइटल दिया था अपन ने कहीं, द टाइटल शुड इंडिकेट दैट इट इज एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। याद आ रहा है? तो वो रिपोर्ट जो थी वो कौन सी थी? एसे 700 के अंदर वाली रिपोर्ट। और अब मैं आपको अगर ऐसे 700 के अंदर लेके जाऊं और उसके अंदर जो अपन ने ओपिनियन दिया था एज एन ऑडिटर, देखिए अपन ने उसको ऑलरेडी क्लाउड में डाल के रखा था कल। वो कैसा था ओपिनियन? एक्सप्रेशन ऑफ अनमॉडिफाइड ओपिनियन। और अनमॉडिफाइड ओपिनियन में अपन ने क्या बोला था? हाँ, दे गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, हाँ दे आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। मतलब यहां पे आप देख सकते हो कि ऑडिटर को कोई भी किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन, रिमार्क या कमेंट उसको करना नहीं है। ही इज टेक्निकली सेइंग दैट इट इज क्लीन रिपोर्ट, आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स। सब कुछ बराबर है करके, बराबर। बट हर बार, हर घड़ी, हर समय क्या ऐसा क्लीन होना जरूरी है क्या? नहीं, बराबर के नहीं? तो अब इस अनमॉडिफाइड ओपिनियन को अगर आपको मॉडिफाई करना होगा, अगर इस अनमॉडिफाइड ओपिनियन को आपको चेंज करना होगा, तो अब आप वो कैसे करेंगे? तो वो कैसे करेंगे ये जानने समझने के लिए दोस्तों हम लोग कौन सा ऐसे पढ़ेंगे अभी? ऐसे नंबर 705। आई बात समझ में आपको? यस। ये पूरा एंटायर स्टैंडर्ड जो है ना, तो मैंने आपके लिए ये पूरा एंटायर स्टैंडर्ड यहां पे इन तीन एकदम छोटा सा चार्ट, ये तीन तरीके के ओपिनियन इसके अंदर मैंने डाल दिया ही है, बराबर। सो लाइफ विल बी वेरी 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 सिंपल जब आप लोग ये घर पे पढ़ेंगे। या अगर मैं चाहूं कि सर हमारे साथ एक सेकेंड 30 सेकेंड्स में आप पढ़ के खत्म कर लो सर इसे, तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि इट्स वेरी वेरी इजी करके, ठीक है। सो लेट अस नाउ स्टार्ट विद एसे नंबर 705। अब दोस्तों जितना भी स्क्रीन पे है, जो भी है, ये आपने कल लिख लिया है, तो आपको एकदम अच्छे से उसको देखना है, सुनना है, समझना है। इफ यू हैव एनी क्वेरीज मेक श्योर यू आस्क। ध्यान रखना, एग्जाम में ये 100% ऑफ द टाइम पूछा जाता है। सो 100%? हाँ सर, आज तक तो हमको कोई ऐसा टिपिकल क्वेश्चन दिखा नहीं। देखिए दोस्तों, वो डायरेक्ट क्वेश्चंस कभी नहीं आएंगे इसके ऊपर। इसके ऊपर आते हैं, वो आते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। सर मतलब क्या? देखिए आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, as an auditor in the following situation what will you do? और बहुत सी बार हम लोग ये चेक करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, बहुत कुछ चीजें हम लोग लिख के आ भी जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एज एन ऑडिटर अल्टीमेटली अपनी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? बचपन में पढ़ते थे अपन कि अपनी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। एंड आप बहुत बार अगर आपने प्रैक्टिस में पढ़े होंगे, आरटीपीस देखे होंगे, सजेस्टेड देखे होंगे, तो एग्जाम में वहां पे वो सजेस्टेड आंसर्स में नीचे एक लाइन हमेशा लिखी हुई होती है, इन दिस केस ऑडिटर शुड कंसीडर क्वालिफाइंग हिज ओपिनियन, इन दिस केस ऑडिटर शुड गिव एन एडवर्स ओपिनियन और कंसीडर गिविंग अ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। करेक्ट है ना? तो ये आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में जो ये केस स्टडी दिया गया है, इस केस स्टडी के अंदर बेसिकली अपने को कौन सा ओपिनियन देना है। आई बात समझ में आपको? ओके। सो अब दोस्तों अपन पहले चार्ट पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है यहां पे। आपको दिखेगा मॉडिफाइड ओपिनियन के अंदर तीन तरीके के ओपिनियंस दिए गए हैं। वो तीन ओपिनियंस कौन से हैं? नंबर 1 इज व्हाट? क्वालिफाइड, बराबर। नंबर 2 इज व्हाट? डिस्क्लेमर। एंड नंबर 3 इज व्हाट? एडवर्स। ये तीन ओपिनियंस है। कहा जाता है these three opinions are nothing but the weapons in the auditor's armory। ये उसके पास तीन हथियार है। ऐसा ऐसा हुआ तो ये ओपिनियन, वैसा वैसा हुआ तो वो ओपिनियन। ये उसके हथियार है, उसके वेपन्स है। एंड नाउ वी एज एन ऑडिटर्स, वी आर द फ्यूचर ऑडिटर्स। आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो। सो हमें कौन सा हथियार कौन सी सिचुएशन में इस्तेमाल करना है, ये जानने के लिए आज हम लोग मिले हैं, बराबर ना? So let us today understand कि what are these three opinions and when are we supposed to utilize these three opinions and how do we present this in our independent auditors report in the form of modified opinion। ठीक है? So अब अगर आप देखोगे गौर से, qualified opinion के नीचे आपको दिखेगा limitation of scope,
डिसएग्रीमेंट विथ मैनेजमेंट, बराबर ना, दिख रहा है ना आपको? क्वालिफाइड के नीचे आपको दिख रहा है लिमिटेशन ऑफ स्कोप, डिसएग्रीमेंट विथ मैनेजमेंट, और उसके नीचे लिखा हुआ है मटेरियल टिक है और परवेजिव को क्रॉस है। अभी मैं पढ़ रहा हूं बस, अभी तक आपको कुछ अर्थ नहीं समझाए उसके। मटेरियल टिक, परवेजिव क्रॉस। फिर उसके बाद डिस्क्लेमर में जब आगे बढ़ता हूं मैं, तो डिस्क्लेमर में मुझे क्या दिखता है कि डिस्क्लेमर में देयर इज लिमिटेशन ऑफ स्कोप, मटेरियल को भी टिक और परवेजिव को भी टिक। एडवर्स में मुझे दिखता है डिसएग्रीमेंट विथ मैनेजमेंट, मटेरियल को भी टिक और परवेजिव को भी टिक। सर चार्ट पढ़ लिया, बहुत अच्छा लगा, बट अब मतलब समझाइएगा। अब एक एक करके पहली चीज हम लोग बात करेंगे मटेरियल और परवेजिव की, क्योंकि वो तीनों इसमें दिख रही है अपने को। फिर एक एक करके अपन चर्चा करेंगे। अब मटेरियल मतलब क्या होता है? वी ऑल नो एज पर एसे नंबर 320 द कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी इज डिफाइंड। इट इज डिफाइंड एज the thing that can change the economic decisions of the users taken on the basis of financial statements as a whole is called as what? Materiality. क्या बोलते हैं materiality? ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपके डिसीजन को बदलने की ताकत रखता है ना, उस चीज को हम लोग बोलते हैं मटेरियलिटी। दोस्तों एक बात फोकस करने वाली है, एक बात नोट करने वाली है। आप देखो तो आपको चाहे वो क्वालिफाइड हो, चाहे वो डिस्क्लेमर हो, चाहे वो एडवर्स हो, तीनों में आपको दिखता होगा कि मटेरियलिटी को टिक है, बराबर के नहीं? रीजन इज वेरी सिंपल, आवर ऑडिट इज बेस्ड ऑन मटेरियलिटी। वी वांट टू रिपोर्ट ओनली दोज थिंग्स विच आर मटेरियल। इमटेरियल चीजें को अपने को रिपोर्ट करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। रीजन क्या है सर, क्यों हम लोग मटेरियलिटी पे फोकस करते हैं? बच्चों ट्राई टू अंडरस्टैंड। मटेरियलिटी पे फोकस हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग जो अपना ओपिनियन देते हैं ना, वो ओपिनियन ट्रू एंड करेक्ट है या ट्रू एंड फेयर है? ट्रू एंड फेयर। फेयर का मतलब क्या है? जो इंपॉर्टेंट चीजें, जो लोगों के डिसीजंस को अफेक्ट करने वाली जो चीजें हैं, अगर वो गलतियों से मुक्त है, मैंने क्या वर्ड यूज किया? अगर वो गलतियों से मुक्त है, इसका मतलब अपन इंग्लिश में यूजुअली बोलते हैं इट शुड बी फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, बराबर कि नहीं? इसीलिए अगर हम लोग को दिखता है कि अगर कोई मटेरियल चीज अगर वो फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट्स है तो इट इज ट्रू एंड फेयर, बट अगर मटेरियल चीज अगर गलत है तो इट इज नॉट ट्रू एंड फेयर। सो कमिंग टू द पॉइंट, मटेरियलिटी के बेसिस पे ऑडिटर अपना पूरा पूरा काम करेगा। जो चीज मटेरियल नहीं है उसके ऊपर वो कोई भी चर्चा नहीं करेगा। सो रिमेंबर, द थिंग विच इज नॉट मटेरियल, ऑडिटर विल नॉट कंसिडर दैट इन द गिविंग एन ओपिनियन। आई बात समझ में आपको? यस। अब मटेरियलिटी मतलब क्या समझा आपको? जो इंसान के डिसीजन को अफेक्ट करता होगा। नाउ व्हाट इज परवेसिवनेस? रिमेंबर वो वर्ड क्या है? परवेसिव। इट इज नॉट परसुएसिव, क्योंकि एविडेंसेस के दो टाइप होते हैं, एक होता है परसुएसिव एविडेंस और दूसरा होता है कंक्लूसिव एविडेंस, बराबर के नहीं? सो दोस्तों परसुएसिव और परवेसिव में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सर परवेसिव का मतलब क्या है? बच्चों परवेसिव मतलब anything that has a capacity to affect your financial statements। आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो चीजें अफेक्ट करने की क्षमता रखती है, उन चीजों को अपन कहते हैं परवेसिव। अब अगर आप फोकस करोगे तो आपको दिखेगा मटेरियलिटी मतलब मेरा डिसीजन अफेक्ट करता है एज अ यूजर, परवेसिव मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट करता है। मटेरियल यूजर्स डिसीजन, परवेसिव अफेक्ट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो दो अलग चीजें अफेक्ट हो रही है, बराबर। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो चीजें अफेक्ट करती है उसे कहते हैं अपन परवेसिव, जो मेरा डिसीजन अफेक्ट करता है उसे अपन कहते हैं मटेरियल। आई बात समझ में? अब अपना एक चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन पूरा का पूरा रिपोर्टिंग करते हैं यूजर्स के लिए। इसके लिए यूजर्स के डिसीजन अफेक्ट होते हैं या नहीं होते हैं, वी हैव टू कंसिडर दिस थ्रू आउट। देयरफॉर वी कंसिडर मटेरियलिटी इन ऑल द थिंग्स। बट अब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट करता है या नहीं करता है, उसके अनुसार अपना ओपिनियन बदल जाता है। आई बात समझ में आपको? यस। सो अब एक एक चीज पे डिस्कशन करेंगे। क्वालिफाइड एंड डिस्क्लेमर में आपको दोनों में कॉमन चीज दिखेगी, लिमिटेशन ऑफ स्कोप। दिखता है क्या आपको? व्हाट इज लिमिटेशन ऑफ स्कोप? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। लिमिटेशन ऑफ स्कोप मतलब ऑडिटर के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, उसके ऊपर कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स लगाए गए थे, बराबर।
That is to say, he was unable to perform his work, and because of that, he is not able to obtain audit evidence. आई बात समझ में आपको? लिमिटेशन, उसको रोका गया उसका काम करने से, इसलिए वो एविडेंस को प्राप्त नहीं कर पाया. दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज लिमिटेशन ऑफ स्कोप. अब दोस्तों ध्यान से सुनना, लिमिटेशन ऑफ स्कोप ये हमको क्वालिफाइड में भी दिखता और डिस्क्लेमर में भी दिखता. तो सर व्हाट इज द डिस्टिंग्विशिंग क्राइटेरिया कि सर मेरे ऊपर लिमिटेशन ऑफ स्कोप लगा है तो मैंने क्वालिफाइड देना या डिस्क्लेमर देना? बराबर ना? सो द डिस्टिंग्विशिंग क्राइटेरिया इज मटेरियलिटी एंड परवेसिवनेस. अगर वो चीज मटेरियल है बट परवेसिव नहीं है, यू क्वालिफाई. अगर वो मटेरियल है और परवेसिव भी है तो वी डिस्क्लेम आवर ओपिनियन. सर दिस विल बी वेरी इजी फॉर अस इफ यू गिव एन एग्जाम्पल. सर जरा एग्जाम्पल मिल जाना चाहिए. ट्राई टू अंडरस्टैंड. दोस्तों जब मैं ऑडिट करने जाता हूं, आई वॉन्ट टू चेक व्हाट इज द इंटरनल कंट्रोल्स इन कनेक्शन विद द ऑडिट, सो दैट आई कैन डू व्हाट, आई कैन डिजाइन माई ऑडिट प्रोसीजर्स. बराबर. तो मुझे क्या इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है क्या? द आंसर इज यस. अब क्या हुआ ना, सेल्स या परचेस या कोई भी एरिया से रिलेटेड मैं मैनेजमेंट को पूछने गया कि साहब मुझे इंटरनल कंट्रोल्स चेक करने हैं, तो मुझे इन इन लोगों से मिलना है, आपकी ये सिस्टम एक्सेस करनी है, मुझे ऐसा काम करना है, वैसा काम करना है. बट स्ट्रेट वे मैनेजमेंट ने मुझे बोल दिया आप ये चीजें नहीं कर सकते. मैंने कहा अरे ऐसे कैसे नहीं कर सकते? I want to check internal control so that I can design my audit procedures and I can decide my nature, timing and extent of my audit procedures. Management कहते no, we are not giving you access. Do you think that it is a limitation on the scope of the auditor? Yes. Do you think that he is unable to obtain audit evidence in respect of internal controls in respect of sales? Yes or no? Yes. So we very well now know कि auditor has not obtained or he is unable to obtain audit evidence. अब sales या purchase के internal controls, दोस्तों आपको क्या लगता है मटेरियल है क्या वो? दोस्तों सेल्स पे लगे हुए इंटरनल कंट्रोल्स, परचेसेस पे लगे हुए इंटरनल कंट्रोल्स, आपके नजर में आपको लगता है क्या कि इसके वजह से एक यूजर के डिसीजंस अफेक्ट हो सकते हैं? साहब आपको बोलना होगा आज. आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि यार सर ये ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल्स बराबर नहीं है, तो क्या आप उसमें इन्वेस्ट करना या नहीं करना आपका डिसीजन कतराएंगे? एक क्रेडिटर इसको क्रेडिट दे या नहीं दे, आपके डिसीजंस क्या डगमगाएंगे? बोलो यस और नो? यस. जब आपको पता चलता है कि यार ये ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल एकदम वही आते हैं, क्या आप बिना कुछ सोचे समझे उसको बिना पैसे लिए गुड्स एडवांस करोगे क्या? मतलब एक क्रेडिटर के डिसीजन चेंज हुए या नहीं हुए? बोलो हुए या नहीं हुए? हुए. वेरी गुड. So can we conclude that sir internal controls in the organization in respect of sales is material? Can we conclude? Can we conclude that it is material? Yes. So अब materiality को टिक हो गया, limitation था, materiality को टिक हो गया. Now the question is whether it is pervasive, whether it is going to affect the financial statements. क्या लगता है आपको कि क्या यहां पे ऑडिटर ने इंटरनल कंट्रोल्स चेक ना करने के वजह से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अफेक्ट होंगे क्या? बोलते क्यों नहीं? क्या आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अफेक्ट होंगे? ऐसे हाँ हाँ मत करो, थोड़ा दिमाग लगाओ. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेरे हिसाब से अफेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि सर अगर इंटरनल कंट्रोल्स खराब है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो अफेक्ट होने थे वो ऑलरेडी हो चुके होंगे. मेरे ना चेक करने के वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अफेक्ट नहीं होंगे. सर समझा नहीं? अरे दोस्तों अगर इंटरनल कंट्रोल्स बेकार है तो जो भी गलतियां आनी थी, that is to say sales which are not made recorded as sales, goods sent on approval basis recorded as sales. बराबर के नहीं? फिर उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, goods not yet received, बराबर की नहीं, is excluded from the closing stock even though the entire purchase has been made. बराबर. प्रॉपर कंट्रोल नहीं है वहां. अब दोस्तों कंट्रोल नहीं है वहां, इसके लिए क्या आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑलरेडी अफेक्ट हो चुके हैं क्या? जरा सोचो, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑलरेडी अफेक्ट हो चुके हैं क्या? क्या मैंने चेक नहीं किए इसके वजह से अफेक्ट हुए? जरा एकदम ठंडे दिमाग से सोचना. मैं जो बोल रहा हूं ना एकदम शांति से.
ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल्स वीक है, उसके वजह से जो जो एरर्स आने थे ना वो ऑलरेडी आएंगे। फिर उसके बाद मैं आता हूं, मैं बोलता हूं मुझे इंटरनल कंट्रोल्स चेक करने हैं, वो बोलते हैं नहीं कर सकते। आई हैव टू थिंक अबाउट द परवेसिवनेस। मैंने चेक नहीं किए, इसके वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अफेक्ट हुए या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑलरेडी अफेक्टेड थे? ऑलरेडी अफेक्टेड थे ना। सो पुटिंग अ लिमिटेशन ऑन मी, आई बात समझ में? पुटिंग अ लिमिटेशन ऑन मी in respect to internal controls, does it affect your financial statements? No, because sir it is already affected. No doubt बाद में वो affected financial statements को तो चेक कर रहा हूं ना। अब बात समझ रहे क्या? मैं बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो चेक कर रहा हूं ना, मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो जो एरियाज है उनको चेक करने का एक्सेस है क्या? हाँ, मुझे इंटरनल कंट्रोल सेल से चेक नहीं करने दिया। इन दिस केस ऑडिटर कंसिडर्स क्वालिफाइंग हिज ओपिनियन। क्या करेगा वो? ही विल क्वालिफाई हिज ओपिनियन। सर इसका मतलब क्या है? अब जरा एकदम है ना ऐसा आपके बॉडी के अंदर जाएगा ना, आपका दिल एकदम खुश हो जाएगा, आप बोलोगे वाह यार सर, जिंदगी में पहली बार समझा ओपिनियन कौन सा कैसे देते हैं। अब आई विल कंसिडर क्वालिफाइंग एन ओपिनियन। क्वालिफाई करना सिंपल भाषा में, आई जस्ट वॉन्ट टू मेंशन इट इन माई ऑडिट रिपोर्ट। मुझे बस इसका है ना एक बात बतानी है मुझे मेंबर्स को। I just want to qualify it. I just want to report it. I just want to say it to them. That's why I'm just qualifying it. What is the need to qualify? See, try to understand. ये मटेरियल है ना, मतलब ये यूजर के डिसीजन को अफेक्ट कर रहा है ना, तो मुझे क्या है, ये यूजर्स को बताना अनिवार्य है कि यहां पे इंटरनल कंट्रोल्स चेक नहीं किए थे ऑडिटर ने। बट ये परवेसिव, मेरे हिसाब से मैंने जब चेक किया तो अकाउंटिंग वगैरह सब कुछ बराबर था। यू हैव अ गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, यस इट वाज नॉट रिकॉर्डेड एज सेल्स, बराबर के नहीं? क्लोजिंग स्टॉक वाज प्रॉपरली वैल्यूड, सब कुछ मेरे को बराबर से अच्छे से दिखा मेरे को। हाँ, सब कुछ दिखा मेरे को। सो आई सी दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर परफेक्ट, बट स्टिल दे हैड लिमिटेड माई स्कोप। मैं तो बताऊंगा मेंबर्स को, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल्स मैंने चेक किए नहीं है, तो इसके क्या पॉसिबल इफेक्ट्स होंगे मैं ये नहीं बता सकता हूं। इसके लिए व्हाट आई डू, आई जस्ट क्वालिफाई। व्हाट आई डू, आई जस्ट क्वालिफाई। एंड अब वो क्वालिफाइड ओपिनियन मैं कैसा दूंगा, ध्यान से सुनना। आपको याद होगा जब अपन फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में अपन ने ओपिनियन कैसे दिया था, अनमॉडिफाइड ओपिनियन कैसे दिया था? In our opinion, the accompanying financial statements give true and fair view in accordance with applicable financial reporting framework. ऐसा बोला था अपन ने। अब क्वालिफाई कैसे करेंगे? क्वालिफाई कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। एक्सेप्ट, वर्ड क्या यूज किया? एक्सेप्ट फॉर द रीजंस स्टेटेड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ। कौन सा ओपिनियन बन जाएगा? क्वालिफाइड दे रहे ना अपन। पहले अपना, आपको याद है ना, ऑडिटर्स ओपिनियन, उसमें इंट्रोडक्शन, फिर अपना ओपिनियन, फिर फोर्थ पॉइंट अपना आता है, वो कौन सा है? वो फोर्थ पॉइंट कौन सा है अपना? बेसिस फॉर ओपिनियन। याद है ना आपको? अब बच्चों एकदम अच्छे से ध्यान से सुनना, वो बेसिस फॉर ओपिनियन अब चेंज, मॉडिफाई हो जाएगा and it will be called as what? Basis for qualified opinion। और वो basis for qualified opinion में अपन वो रीजन लिखेंगे कि हमको इंटरनल कंट्रोल चेक करने नहीं दिए गए थे। और अब मेन ओपिनियन में क्या लिखेंगे? एक्सेप्ट फॉर द रीजंस स्टेटेड इन द बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ। गौर से सुनना, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। सर क्या बोल रहे हो आप? Except for the reasons stated in the basis for opinion paragraph, that is qualified opinion paragraph, the financial statement give true and fair view. Yes, sir, क्यों? क्योंकि बच्चों, क्या मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यहां पे अफेक्ट हुए थे क्या? मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अफेक्ट हुए थे क्या? नहीं।
तो फिर सर आप बता क्यों रहे हो? अरे बताना जरूरी इसके लिए क्योंकि वो एरिया मटेरियल है और यूजर्स को इसके बारे में मालूम होना चाहिए। इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने बोल दिया देखिए सिवाय इसके आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी भी ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं। आई बात समझ में आपको? दैट इज व्हाट आई डिड, आई जस्ट क्वालिफाइड। व्हाट आई डिड, आई जस्ट क्वालिफाइड। अब आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। और मैं ना सेल्स एरिया चेक करने गया। अब देखो पहले क्या हुआ था ना, इंटरनल कंट्रोल्स चेक करने नहीं दिए थे, बट सेल्स वाकई में बराबर से मैंने चेक कर लिया था। अब उसी एग्जाम्पल को अपन कंटिन्यू करते हैं। और मैं गया सेल्स चेक करने और मैनेजमेंट बोला हेलो इंटरनल कंट्रोल तो छोड़ो, आपको सेल्स भी चेक करने नहीं देंगे हम लोग, आपको डेटर्स भी चेक करने नहीं देंगे हम लोग। मैं बोला यार ये तो फिर गड़बड़ है, ये तो क्या डेटर्स क्या सेल्स मेरे लिए मटेरियल है क्या? ये बोलते क्यों नहीं मटेरियल है क्या मेरे लिए, यूजर्स के लिए मटेरियल है क्या? क्या यूजर्स का डेटर्स को मद्देनजर रखते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अफेक्ट होंगे क्या? सॉरी यूजर्स के डिसीजंस अफेक्ट होंगे क्या? हाँ सर डेटर्स यस, क्योंकि पता चलेगा ना कितना मार्केट से पैसा आना है उन लोगों को, बराबर नेटवर्थ कैलकुलेट करने के लिए सर काम में आएगा सर। यस मैनेजमेंट बोलता है डेटर्स चेक नहीं करेंगे आप लोग। मैनेजमेंट बोलता है आपको हम बस है ना एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देंगे, आप उसके बेसिस पे अपना काम चला लेना। मैंने कहा यार ये तो लिमिटेशन है, मेरे को मेरा काम करने नहीं दे रहे, दिखता है ये मटेरियल भी है। अब बात करेंगे परवेसिव की। अब ऑडिटर ने डेटर्स चेक नहीं किए, क्या उसके वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अफेक्ट होंगे क्या? अब यस सर कैसे? अरे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटर्स, सब कुछ है ना। बोलो कोई डेटर अपने राइट ऑफ कर दिया होगा बट बाद में उसका पैसा आया होगा तो राइट बैक करना भी पड़ेगा ना। इट मे गेट अफेक्टेड, योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मे गेट अफेक्टेड। बट अब मुझे ये चीजें चेक करने नहीं दे रहे आप लोग। अरे बाप रे, ऐसा मुझे नहीं खेलना आप लोगों के साथ, मैं ओपिनियन ही नहीं दूंगा। दैट इज मैं क्या कर दूंगा, अपने हाथ ऊपर कर दूंगा। आई विल गिव व्हाट, अ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ। आई विल गिव व्हाट, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। सर मतलब क्या डिस्क्लेमर? अब ध्यान से सुनना वर्डिंग्स। बिकॉज ऑफ द रीजंस, चेंज हुआ कुछ, पहले क्या बोला था एक्सेप्ट, अब क्या बोल रहे हैं बिकॉज ऑफ द रीजन स्टेटेड इन बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ, ऑडिटर कैन नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन। ऑडिटर कैन नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो पॉसिबल वर्ड आना बहुत जरूरी है, बताऊंगा जब पढ़ेंगे तब। वो पॉसिबल क्यों? क्योंकि अपन ने चेक किया नहीं है और अपने को लगता है कि उसके पॉसिबल इफेक्ट्स मटेरियल भी है और परवेसिव भी है। देखो जरूरी नहीं है कि कोई डेटर बैड डेट का क्लासिफिकेशन ऑलरेडी बराबर से कर दिया होगा, जरूरी नहीं है कि कोई कुछ गड़बड़ होगी, बट अपन ने चेक किया क्या? नहीं, तो उसके पॉसिबल इफेक्ट्स में भी मटेरियल एंड परवेसिव। आई बात समझ में? Therefore, auditor is not expressing any opinion thereon. आई बात समझ में? तो क्वालिफाइड में क्या क्या था अपन ने सिर्फ बताया था, अपन ने सिर्फ क्वालिफाई किया था, बाकी बोला था इट इज ट्रू एंड फेयर। डिस्क्लेमर में क्या हुआ? मटेरियल भी है भाई, मटेरियल है, चल क्वालिफाई दे सकता था तभी, बट यार अब तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी अफेक्ट हो रहा है ना, बराबर के नहीं? और वो चीज मैं चेक ही नहीं कर पा रहा हूं, तो हाउ कैन आई एक्सप्रेस माई ओपिनियन? चलो छोड़ो, आई विल से वो रीजन के वजह से आई एम नॉट एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन, टॉपिक क्लोज। आई बात समझ में आपको? सो डिड यू गेट द डिफरेंस बिटवीन क्वालिफाइड ओपिनियन एंड डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन? You just qualify when you see that the restriction or the disagreement was material, but it is not affecting your financial statement. You just want to then inform it to the members or the concerned parties. Therefore, you just qualify. But when it is the case of disclaimer, you see that limitation tha,
उसके पॉसिबल इफेक्ट्स मटेरियल भी थे, परवेजिव भी था. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मे गेट अफेक्टेड. बाबा, आई कैन नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन. गॉट इट? गॉट इट? यस. सो दैट इज क्वालिफाइड एंड डिस्क्लेमर फॉर यू. डिस्क्लेमर में कुछ चीजें अपने को खास नोट करनी होगी, बिकॉज सिंस द ओपिनियन गेट्स मॉडिफाइड, सिंस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स may get affected, our audit report needs to be modified. So how do we modify our report? First, if you remember the 700 अपना series original audit report, so you can see कि पहले अपन बात करते हैं title, फिर उसके बाद बात करते हैं addressee, and then we talk about is the auditor's opinion, जिसके अंदर इंट्रोडक्शन में फर्स्ट अपन क्या लिखते हैं? आइडेंटिफाई द एंटिटी एंड स्टेट दैट वी हैव ऑडिटेड. अब जब वो लिखते हैं ना स्टेट दैट वी हैव ऑडिटेड, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में वो स्टेट दैट वी हैव ऑडिटेड को कट करने का और लिखने का स्टेट दैट वी वर एंगेज्ड. ऑडिटेड कट करने का और उसकी जगह क्या लिखने का? वी वर एंगेज्ड. क्यों सर? अरे मतलब ऑडिट किया तुमने, इसका मतलब क्या हुआ? तुमने एविडेंस ऑब्टेन किया ना, बट तुमने एविडेंस ऑब्टेन किया क्या? नहीं. क्यों नहीं किया? क्योंकि सर लिमिटेशन था. इसके लिए ओपिनियन दे पाए क्या? नहीं. इसके लिए वी वर ऑडिटेड को कट करके अपन क्या लिखेंगे? वी वर एंगेज्ड. छोटी बात है बट बड़े काम की चीज है. एंड आगे आपको याद है फिर बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ में अपन ने पढ़ा था, वी हैव कंडक्टेड आवर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. Number 2, refer to the section in the auditor's report that describes the auditor's responsibility in accordance with the SA. We were independent, we complied with all the ethical requirements and as per the given by the institute code of ethics. And fourth point जो अपन ने देखा था उसमें क्या लिखा हुआ था कि the auditor has obtained sufficient and appropriate audit evidence on which he has based his opinion. बराबर. तो अब वो फोर्थ पॉइंट को भी चेंज करने का और लिखने का, द ऑडिटर हैज नॉट ऑब्टेन्ड सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, देयरफॉर ही कैन नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन. आई बात समझ में आपको? तो वो चीजें चेंज होगी. समझ में आई बात? किसी को कोई दिक्कत है क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर में? पूछना पड़ेगा आपको. क्वालिफाइड में जस्ट क्वालिफाई किया, मतलब जस्ट क्वालिफाई किया मतलब क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अफेक्ट नहीं थे ना, इसके लिए अपन बोल रहे थे कि इसको छोड़ के बाकी सब अभी भी ट्रू एंड फेयर है. बट फिर डिस्क्लेमर में आते इसी के वजह से हम ओपिनियन नहीं दे सकते. बात समझ में दोनों में? यस, परफेक्ट है. अब तीसरा, बच्चों इन्वेंट्री अपन कैसे वैल्यू करते? फीफो या लीफो? हाँ, फीफो या लीफो? बोलते क्यों नहीं? फीफो, लीफो? अरे बोलो. अरे आपको आता क्या? मेरे फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दोस्तों, इन्वेंट्री वैल्यूएशन एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इज वैल्यूड एट फीफो और लीफो, विच इज परमिसिबल? फीफो, लीफो? लीफो, लीफो. थोड़ा कॉन्फिडेंस से बोलो ना. लीफो, लीफो. ये क्या हो गया? आप मैनेजमेंट नहीं है, आप ऑडिटर्स है, मैं मैनेजमेंट है. आप बोलते फीफो, मैं बोलता लीफो. दोनों के बीच में क्या हो गया? डिसएग्रीमेंट हो गया. आई बात समझ में? डिसएग्रीमेंट हो गया दोनों के बीच में. है कि दिखता है कि आपको डिसएग्रीमेंट विद मैनेजमेंट? बोलते क्यों नहीं? यस और नो? हाँ. अब आप समझिए, ये डिसएग्रीमेंट विद मैनेजमेंट इसका मतलब क्या है कि यहां पे having obtained audit evidence, auditor concludes that it is wrong. आई बात समझ में? मतलब मैं ऑडिटर है, मैंने एविडेंस ऑब्टेन किया है, मैं बोल रहा हूं कि तुमने वैल्यूएशन गलत किया है. मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं तुमने वैल्यूएशन गलत किया है. हेलो हेलो, मैंने एविडेंस ऑब्टेन किया है और एविडेंस के बलबूते पे मैं बोल रहा हूं कि तुमने गलत किया है. हैविंग ऑब्टेन्ड एविडेंस. मैनेजमेंट बोलता है नहीं, हमने सही किया है, लीफो पे ही करना है. अच्छा रुक जा, अब मैं ओपिनियन देगा एडवर्स. कैसे एडवर्स? क्योंकि स्टॉक मटेरियल तो है ही और स्टॉक का वैल्यूएशन गलत हुआ, उसकी वजह से क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी अफेक्ट हुए क्या? यस. सो देयरफॉर आई विल गिव एन एडवर्स ओपिनियन बिकॉज इट इज डिसएग्रीमेंट विथ मैनेजमेंट. मटेरियल भी है और परवेजिव भी है.
इन दैट केस मैं मेरा ओपिनियन क्या एक्सप्रेस करेगा? बिकॉज ऑफ द रीजन स्टेटेड इन एडवर्स ओपिनियन पैराग्राफ, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन पैराग्राफ, गौर से सुनना, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डज नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। आई बात समझ में? हथियार देखो कैसा बोला, डिस्क्लेमर में एविडेंस नहीं था, मटेरियल, उसके पॉसिबल इफेक्ट्स मटेरियल और परवेजिव हो सकते थे, इसके लिए मैंने ओपिनियन नहीं दिया क्योंकि मेरे पास एविडेंस नहीं था। अब एडवर्स में एविडेंस है मेरे पास, बॉस, एविडेंस प्राप्त करके बोल रहा हूं वो मटेरियल भी है और परवेजिव भी है और वो गलत है तुम्हारा। इट डज नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। मजा आएगा पढ़ के? समझ में आएगा आपको? यस। अब होता क्या है ना, और एक एग्जांपल देता हूं एडवर्स का, क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसे ही केस स्टडीज देंगे और बोलेंगे कंसीडर इन दिस सिचुएशन विच टाइप ऑफ ओपिनियन शुड बी गिवन। ठीक है ना? तो अब जरा सुनना। ऑडिटर ऑब्टेन्ड ऑडिट एविडेंस in respect to the fact that the going concern assumption of the company is no longer valid. बराबर? Auditor obtained evidence. वो एविडेंस क्या मिला होगा उसको? मान लो कोई जो मेजर कॉन्ट्रैक्टर है अब वो कंपनी के साथ नहीं रहा, कंपनी का जो मेजर फाइनेंस है बैंक से वो रिन्यू नहीं हुआ, बराबर? कंटिन्यूसली देयर इज अ नेगेटिव कैश फ्लो फॉर थ्रू आउट, और बिकॉज ऑफ द लॉसेस द नेटवर्थ हैज बीन इरोडेड। अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, बराबर? उसके वजह से लेट्स से इट कास्ट अ सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, एंड ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड एन एविडेंस विच स्टेट्स कि यस द गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज नो लॉन्गर वैलिड। उसके हिसाब से आप बच्चों बताओ, सीए फाइनल लेवल पे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनने वाले हो, क्या होता है जब गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड नहीं होता? तब क्या होता है? क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इसका क्या इंपैक्ट आता है? वेरी गुड। द बैलेंस शीट इज शोन ऑन नेट रियलाइजेबल वैल्यू। यूजुअली वी प्रिपेयर आवर बैलेंस शीट ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, बराबर कि नहीं? सब्जेक्ट टू सर्टेन एडजस्टमेंट्स एज पर द रिक्वायर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बट जब गोइंग कंसर्न अजम्पशन वायोलेट हो जाता है तो वी हैव टू शो आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन रियलाइजेबल वैल्यू। अब सोचो मैनेजमेंट अग्री नहीं करता, बोलता है नहीं नहीं ऐसे कैसे गोइंग कंसर्न वैलिड है, हम तो धंधा करेंगे, आने वाले कई साल करेंगे, नो गोइंग कंसर्न इज इंटैक्ट। अरे ऑडिटर के पास एविडेंस है, यू डोंट हैव एनीथिंग अदरवाइज टू प्रूव हाउ यू आर गोइंग टू कंटिन्यू योर ऑपरेशंस। You have not provided us with any evidence. बॉस हेलो, तो फिर क्या हो जाएगा उस केस में? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट बता रही है हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, होना चाहिए था कैसे? रियलाइजेबल वैल्यू पे। वो लोग सुन नहीं रहे, वो मटेरियल है गोइंग कंसर्न। डू यू अग्री गोइंग कंसर्न इज मटेरियल? अरे हाँ सर, अगर वो आ गया ना नोट्स में द गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज नो लॉन्गर वैलिड, आप जैसे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने की इच्छा रखेंगे क्या? नहीं। तो यूजर का डिसीजन अफेक्ट होगा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी अफेक्ट होंगे, हाँ, बट उन्होंने चेंज किया नहीं। डिसएग्रीमेंट, हाँ। मटेरियल, हाँ। परवेजिव, हाँ। दे दो कौन सा ओपिनियन? एडवर्स। आई बात समझ में आपको? तो ये सारी बातें होती है, ये तीन हथियार होते हैं कि अपने को अपना ओपिनियन कैसा प्लेस करना है। ये तीन वेपन्स है ऑडिटर्स के आर्मरी में। जब कभी कोई चीज होती है मटेरियल बट आपको लगता है ये यार ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट नहीं होगा, उस घड़ी उस समय अपन क्या करेंगे? वी विल जस्ट एक्सप्रेस व्हाट? अ क्वालिफाइड ओपिनियन, बराबर? अब आपका एक चीज पेंडिंग है क्वालिफाइड ओपिनियन में, अपने को देखना है डिसएग्रीमेंट विथ मैनेजमेंट, बराबर ना? वो बाकी है ना? ये बच्चों को समझ में नहीं आता है। सो मैंने क्या किया, वो एचसीसी का आपको जो एनुअल रिपोर्ट दिखा रहा था ना मैं, जब अपन कल पढ़ रहे थे तब, बराबर? तो उन्होंने कुछ क्वालिफाइड ओपिनियन दिया और बेसिस बेसिस एकदम मस्त है ना, चकाचक दिया है। जरा देखते ना अपन क्या कहना चाह रहे हैं वो लोग, ठीक है? आओ दोस्तों अपन देखते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन मतलब क्या कहना चाहते हैं, कैसा कहना चाहते हैं, बेसिस में क्या लिखा हुआ है। इतना जो अपन ने ज्ञान दिया है ना यहाँ पे, अभी इतने लेक्चर में अपन पढ़ रहे हैं, लेट अस सी
कि अपने को ये समझ में आया क्या, और एग्जाम में अपन लोग इसको ड्राफ्ट कर सकते हैं क्या, क्योंकि ड्राफ्टिंग के क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखो जब आप लोग कंपनी सेक्रेटरी अगर कोई बच्चे करते होंगे तो ड्राफ्टिंग वाला काम बहुत होता है उसके अंदर, रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करो, ऐसा करो वैसा करो। यू नेवर नो व्हेन द इंस्टीट्यूट में आस्क, है ना। दिख रहा है क्या आपको इधर बेसिस फॉर कौन सा ओपिनियन दिया है दोस्तों? क्वालिफाइड ओपिनियन। अब क्वालिफाइड ओपिनियन दिया है ये अपने को मालूम है, बराबर के नहीं। पहले क्वालिफाइड ओपिनियन पढ़ते हैं, फिर बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में आते हैं, ठीक है ना। यस, इन आवर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस, एक्सेप्ट, अरे बात समझ में, एक्सेप्ट for the possible effects of the matter described in the basis for qualified opinion paragraph, the aforesaid standalone financial statement give the information required by the act in the manner so required and give true and fair view। उसको छोड़ के बाकी सब क्या है? ट्रू एंड फेयर है। अब ये पॉसिबल इफेक्ट जब आया ना, तो अब ये समझ जाना ये डिसएग्रीमेंट के वजह से नहीं है। ये किसके वजह से पॉसिबल इफेक्ट्स आया, मतलब ये किसके वजह से है? लिमिटेशन के वजह से। आई बात समझ में आपको? लिमिटेशन के वजह से। देखिएगा अब अपन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, ये एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना है, देखना, रेफरेंस देना है। एज स्टेटेड इन नोट 33A टू द स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, द कंपनीज, जरा ध्यान से पढ़ना, द कंपनीज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करंट, करंट नहीं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स as of 31st March 2018 include investments aggregating to 630 crores in two of its subsidiaries। 630 करोड़ के नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दो सब्सिडरीज में है, बराबर। एंड नॉन करंट लोन्स, अदर नॉन करंट फाइनेंशियल एसेट्स एंड अदर करंट फाइनेंशियल एसेट्स एज एट द डेट इंक्लूड्स ड्यूज फ्रॉम सच सब्सिडरीज एग्रीगेटिंग 580, 43, 6.63 करोड़ रिस्पेक्टिवली अपने बुक्स में विच आर बीइंग कंसिडर्ड गुड एंड रिकवरेबल बाय द मैनेजमेंट, कंसिडरिंग द फैक्टर्स स्टेटेड इन द अफोरसेड नोट इंक्लूडिंग वैल्यूएशन रिपोर्ट फ्रॉम द इंडिपेंडेंट वैल्यूअर। वैल्यूअर का रिपोर्ट लाके सब ये बोल दिया। हाउएवर, अब क्या कहता है ऑडिटर? दीज सब्सिडरीज हैव अक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड देयर कंसोलिडेटेड नेटवर्थ इज फुल्ली इरोडेड। Further, these subsidiaries are facing liquidity constraints due to which they may not be able to realize projections made as per their respective business plans. In the absence of sufficient appropriate audit evidence, we are unable to comment on the carrying value of these non-current investments। हमारे पास क्या है? इसके बारे में एविडेंस नहीं है। इंडिपेंडेंट वैल्यूअर की रिपोर्ट है, बट हमको दिखता है वो जो सब्सिडरीज है ना, उनके नेटवर्थ इरोड हो चुकी है, कंटिन्यूअस लॉसेस है, तो उसकी रियलाइजेबल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू हम लोग नहीं दे पा रहे, क्योंकि हम लोग ने उसका ऑडिट किया नहीं है, उसकी वैल्यूएशन मालूम नहीं है। सो अब क्या है? देखिए, वी आर अनेबल टू डू इट, दैट इज अ लिमिटेशन ऑन अस। इट इज मटेरियल बिकॉज द इन्वेस्टमेंट्स, द इन्वेंट्री, द लोन्स, इट्स व्हाट? मटेरियल। बट दिस इज नॉट अफेक्टिंग योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि सब कुछ मैनेजमेंट ने वो वैल्यूअर का रिपोर्ट वगैरह लेके कंसीडर किया है और बराबर कैरिंग वैल्यूज बताई है। सो इन दिस केस ऑडिटर कंसीडर्स व्हाट? गिविंग अ क्वालिफाइड ओपिनियन। आई बात समझ में? बिकॉज इट इज मटेरियल एंड नॉट परवेसिव। सो इन द एब्सेंस we consider giving qualified opinion. Our audit opinion on the standalone financial statements for the year ended 31st March 2017 was also qualified in respect of this matter। आई बात समझ में आपको? सो ऐसी चीजें अपने को एग्जाम में कोई केस स्टडी आपको दे सकते हैं, बराबर। सब्सिडरी में इतना है, उनके लॉसेज है, ऐसा है वैसा है। इन दिस केस व्हाट थिंग्स यू विल वेरीफाई फॉर द इन्वेस्टमेंट्स एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। तो ये सब चीजें आपको अच्छे से लिख के आनी पड़ेगी। आई बात समझ में? और यही बात जब आप लोग सीए बनते हो या आप एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट बनते हो, तो यू शुड बी एबल टू रीड द ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड अंडरस्टैंड व्हाट द ऑडिटर वांट्स टू कम्युनिकेट, बराबर ना। जब वो कहता है पॉसिबल इफेक्ट्स, समझ में आ जाना चाहिए कि उसने एविडेंस ऑब्टेन किया नहीं है, बराबर। तो फिर वो क्या है, क्यों है, कैसे उसने वो मैटर को क्वालिफाई किया है, वो आना चाहिए आपको। आर वी गुड? सो आपको दोस्तों तीन ओपिनियंस आपको समझ में आ चुके हैं।
क्वालिफाइड, डिस्क्लेमर एंड एडवर्स। अब कुछ खास बातें और फिर फास्ट फास्ट पढ़ लेंगे, या शायद आप घर पे पढ़ लेना उसको, घर पे ही पढ़ लेना आप उसको, आपको समझ में आ जाएगा। बट कुछ खास बात है पढ़ने के पहले। देखिए, अगर आपके ऊपर पहले कोई लिमिटेशन लगता है, बात को समझना, स्पेशल पॉइंट्स, अगर आपके ऊपर कोई लिमिटेशन लगता है तो पहले डायरेक्टली बोल देने का नहीं, चल अब तो मैं डिस्क्लेमर ही देगा। पहली चीज, जब आपके ऊपर कोई लिमिटेशन लगता है, व्हाट स्टेप्स यू नीड टू फॉलो इज रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट और अप्रोप्रिएट पर्सन टू रिमूव दैट limitation. If they are still not ready to remove that limitation, go to the higher authority, that is to say those charged with governance, and ask them to remove the limitation. If the limitation is still not removed, consider what type of opinion the auditor may give, qualified or disclaimer. Qualified है तो ठीक है, qualified देके खत्म कर देना बात को. But if you think that in this situation it warrants to give what? A disclaimer of opinion, auditor should first consider about giving his resignation where it is permitted by law. बराबर के नहीं? और फिर जब अपन रेजिग्नेशन देते हैं तो आपको याद है सेक्शन 140 सबसेक्शन 2 एक्टिवेट हो जाता है, that he has to inform company, ROC and government company होगी तो company, ROC and C&AG in form number ADT3 the facts and other reasons causing resignation. सब लिंक होना चाहिए. बट अगर वो कहता है नहीं, रेजिग्नेशन पॉसिबल नहीं है, सो इन दैट केस सिंपली इज टू कंसिडर गिविंग व्हाट? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन. आई बात समझ में? यस, दैट इज नंबर 1 इन रिस्पेक्ट टू डिस्क्लेमर. बोल बच्चा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना जरूरी है क्या? द आंसर इज नो. देखो, अगर आपके पास ऑलरेडी सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है तो आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है. रिटर्न रिप्रेजेंटेशन बेसिकली कब यूज होता है? टू सपोर्ट द ऑडिट एविडेंस ऑलरेडी ऑब्टेन्ड. आपके पास ऑलरेडी एविडेंस है, उसको सपोर्ट करने के लिए अगर आपको एक्स्ट्रा एविडेंस मिल जाए तो क्या बुरा है? एक से भले दो, बराबर के नहीं? वैसा अगर मुझे कुछ और चेक करने दे ही नहीं रहे और सिर्फ बोल रहे आप सिर्फ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे काम चलाओ, तो चलेगा क्या? नहीं. अगर आपको याद होगा कल मैं जब एसएस का वो पूरा लिस्ट बोल रहा था तो उसमें मैंने क्या बोला था? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इट एक्ट्स एज ऑडिट एविडेंस बट इट इज नॉट सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑन इट्स ओन. इट इज यूज्ड टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंसेस. तो कीपिंग दिस 3 पॉइंट्स इन माइंड, अपने को एविडेंस चाहिए, बट कैसा चाहिए अपने को एविडेंस? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट. क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है क्या अपने आप में? नहीं. तो क्या बच्चा वो काम चलेगा क्या उससे? सिर्फ उससे काम चलेगा क्या? नहीं. परफेक्ट है. ओके, ये हो गई डिस्क्लेमर वाली बात जो पहले थोड़ी देर पहले कर रहा था. अब बात करेंगे कुछ और खास चीज की, ध्यान से सुनना. देखिए, जब भी हम लोग क्वालिफाइड ओपिनियन देते हैं ना, क्वालिफाइड ओपिनियन के साथ अनक्वालिफाइड ओपिनियन भी दे सकते हैं, मतलब देते ही है. क्वालिफाइड एंड अनक्वालिफाइड गोज हैंड इन हैंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मतलब कैसे? अपन लिखते हैं ना, एक्सेप्ट फॉर दीज थिंग्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू. जब अपन लिखते हैं दे गिव ट्रू एंड फेयर व्यू और वी से दे आर एज इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, दे आर प्रिपेयर्ड, दैट इज कंप्लायंस फ्रेमवर्क के हिसाब से, तो वी आर सेइंग व्हाट? इट इज अनक्वालिफाइड. बट व्हेन वी राइट एक्सेप्ट फॉर, वी से वी आर क्वालिफाइंग इट. सो क्वालिफाइड के साथ अनक्वालिफाइड जाता है, बट डिस्क्लेमर और एडवर्स के साथ अनक्वालिफाइड ओपिनियन कभी नहीं आएगा. आप देखो ना खुद ही सोच के, the auditor cannot express an opinion and the financial statement gives true and fair view. वो दोनों साथ में जाएंगे क्या? नहीं. बट क्वालिफाइड में except for the reasons the financial statement gives true and fair view. qualified unqualified can go. अपन एक तरफ बोलते हैं the financial statements के ऊपर अपन ओपिनियन नहीं दे सकते and the financial statement gives true and fair view. something absurd, something wrong is there. so आपका डिस्क्लेमर और आपका अनक्वालिफाइड ओपिनियन साथ में नहीं जाएगा. सेम वे में आपका एडवर्स और आपका अनक्वालिफाइड भी साथ में नहीं जाएगा. मतलब द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू एंड द अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू. नहीं. तो क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड साथ में हो सकते हैं, बट डिस्क्लेमर और एडवर्स के साथ अनक्वालिफाइड कभी नहीं हो सकता. आई बात समझ में आपको? सो विद दिस वी वाइंड अप एसे नंबर 705. आई होप
वो स्टैंडर्ड आपको एकदम अभी क्लियर होगा, समझ में आया होगा, है ना। अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपको है ना ये जितना भी लिखा हुआ है ना, ये सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है, पूरा पूरा जितना भी है ना, एंड टू एंड। मतलब मैं आपको बताता हूं, आपको फिर घर पे पढ़ना है। ये टाइप किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड, आपको दिखेगा यहाँ पे, मटेरियली मिसस्टेटेड और इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। मटेरियलिटी मिसस्टेटेड मतलब डिसएग्रीमेंट है कि गलतियां है करके, और इनेबिलिटी टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस मतलब अपन क्या बोलते हैं, लिमिटेशन ऑफ स्कोप है। और ये डिपेंड करता है अबाउट, बराबर, मटेरियल तो होना ही चाहिए, बट फिर डिपेंड करता है अबाउट इट्स परवेजिवनेस, बराबर, कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट करता है या नहीं। फिर द ऑडिटर, यहां पे आप देखोगे व्हेन कैन द ऑडिटर मॉडिफाई, सो वो कहता है बेस्ड ऑन द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड when the financial statements are not free from material misstatement or he is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence to conclude that as a whole are not free from material misstatements. So यहाँ पे आपको क्या दिखता है यहाँ पे कि यहाँ पे एक तो फर्स्ट इसमें वो डिसएग्रीमेंट की बात कर रहे हैं विच इज मटेरियल, और यहाँ पे वो सेकंड में बी में लिमिटेशन ऑफ स्कोप की बात कर रहे हैं, बराबर के नहीं। फिर वो डिपेंड करेगा उसके परवेजिवनेस पे। आई बात समझ में आपको? फिर क्वालिफाइड ओपिनियन कब दिया जाएगा? तो यही अपन ने देखा था कि हैविंग ऑब्टेन्ड ऑडिट एविडेंस, बराबर, ऑडिटर कंक्लूड्स दैट इट इज मटेरियल बट नॉट परवेजिव। मतलब ये हो गया किसके लिए? ये हो गया डिसएग्रीमेंट, मटेरियल भी टिक और परवेजिव भी टिक, सॉरी परवेजिव को क्रॉस बट नॉट परवेजिव, बराबर, अपन ने चार्ट में वही लिखा था। फिर आगे अगर आप देखोगे तो अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट, मतलब ये क्या हो गया अपना, ये लिमिटेशन ऑफ स्कोप। फिर यहां पे आप दिखेगा टू विच टू बेस एन ओपिनियन कंक्लूड्स दैट, ये वर्ड बहुत ध्यान में रखना, पॉसिबल इफेक्ट्स। पॉसिबल क्यों? क्योंकि अपन ने एविडेंस ऑब्टेन किया हुआ नहीं है और फ्यूचर में क्या होगा ये अपने को मालूम नहीं है, तो इसलिए वो व्हेन यू आर गिविंग डिस्क्लेमर और व्हेन यू आर गिविंग क्वालिफाइड ओपिनियन बिकॉज ऑफ लिमिटेशन, remember to use the word possible effects. okay, so यहाँ पे आपको दिखता है possible effects could be material but not pervasive, तो यहाँ पे material को टिक है और pervasive को क्रॉस है। एडवर्स में आप यही देखोगे, having obtained it is both material and pervasive, disclaimer में unable to obtain and the possible effects are both material and pervasive, यही बनाया गया अपन ने, खत्म। फिर यहाँ पे consequences of inability, तो आप बोलेंगे एक्सेप्ट करने के पहले अगर लिमिटेशन लगाए, तो जो मैंने आपको ज्ञान दिया था ना कि पहले बोलो रिक्वेस्ट करो कि रिमूव द लिमिटेशन, नहीं तो हायर अथॉरिटी के पास जाओ, फिर अगर नहीं तो आप रेजिग्नेशन दे देना, रेजिग्नेशन पॉसिबल नहीं है तो आपने इफ इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल और पॉसिबल यू गिव व्हाट अ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, यही ज्ञान दिया था मैंने आपको, खत्म हो गई बात। फिर अदर कंसिडरेशन, मतलब ये यहाँ पे बोलता है कि आपको, आप एडवर्स या डिस्क्लेमर देंगे ना तो उस समय पे यू शैल नॉट ऑल्सो इंक्लूड अनमॉडिफाइड ओपिनियन। जो मैंने बोला ना आपको कि एडवर्स और डिस्क्लेमर के साथ आप अनमॉडिफाइड नहीं दे सकते, बट आप क्वालिफाइड के साथ अनक्वालिफाइड या अनमॉडिफाइड दे सकते हो क्या? हाँ, वही बात हो रही थी। फिर उसके बाद ये स्पेशल कंसिडरेशन, तो अपन ने क्वालिफाइड के लिए अपन लिखेंगे एक्सेप्ट फॉर, बराबर, एक्सेप्ट फॉर द अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू। जब एडवर्स देते हैं तो अपन लिखते हैं बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। उसके बाद डिस्क्लेमर में आते हैं सिंस इट इज अनेबल टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, ऑडिटर डज नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन, ये बात हो गई थी यहाँ पे। फिर अपन यहाँ पे हर एक चीज के लिए बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ देंगे as the opinion may be. The basis for opinion paragraph will be modified to basis for qualified, basis for adverse और basis for disclaimer as appropriate. खत्म, आपका स्टैंडर्ड खत्म। सो आपको जो मैंने चार्ट और जो मैंने आपको नॉलेज दिया, आपको समझ में आ गया कितना इजी है एकदम? वेरी गुड। With this we complete with what our essay number 705.